Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar and please firstly introduce your topic. Please Dr. Alam Afroz. Thank you so much, Dr. Isba. Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Uruj. I am from Eastern Medicine Department, Government College University, Faisalabad. Firstly, thank you so much, respected Dr. Muhammad Akram, for inviting me today as a guest speaker. Today, my topic is cough. कफ एक कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इट क्लियर्स योर थ्रॉट। फिर चाहे कोई म्यूकस हो या कोई फॉरेन इरिटेंट हो गले में, तो उसे क्लियर करने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है जिसे हम कफ कहते हैं। अगर कोई बार बार कफ कर रहा है तो इसके बिहाइंड नंबर ऑफ कंडीशंस और नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशंस एंड कॉजेज हो सकती हैं। बेसिकली तीन तरह की कफ हो सकती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। A cough that lasts for less than 3 weeks is an acute cough। वो cough जो कम से कम 3 weeks के लिए रहती है या उससे कम ड्यूरेशन के लिए उसे हम एक्यूट कफ कहते हैं, और ये मोस्टली इम्प्रूव कर जाती है विद इन 2 weeks। And if your cough lasts between 3 and 8 weeks and improving by the end of that period, इट इज़ कंसिडर्ड एज सब एक्यूट। और अगर कफ इससे भी ज़्यादा परसिस्टेंट चले और 8 वीक से भी ऊपर के डेज हो जाएं, तो ऐसी कफ को हम क्रोनिक कफ का नाम देते हैं। कफ बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। ये रिप्रोडक्टिव भी होती है और ड्राई भी होती है, मतलब एक वो कफ जिसमें स्पूटम और बलगम मौजूद होता है, या फिर दूसरी वो टाइप होती है जिसे हम ड्राई कफ यानी कि खुश्क खांसी भी बोलते हैं। आज हम थोड़ा-सा देखेंगे इसके कॉजेज़ को डीपली, और कॉजेज़ को कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से करें कि ताकि हमें थोड़ा-सा ड्राई कफ से रिलेटेड और जो प्रोडक्टिव जो कि बलगमी खांसी होती है, इन दोनों के साथ-साथ हम डिफरेंशिएट करके थोड़े-से हम इसके कॉजेज़ को आज देखें, ताकि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है कफ से रिलेटेड, तो हम उसको डायग्नोज़ कर सकें कि आया अगर उसकी ड्राई कफ है, तो इसके बिहाइंड कौन-सा कॉज़ हो सकता है। यहाँ एक पेशेंट आता है और उसको प्रोडक्टिव कफ है, साथ में मतलब बलगम भी आ रहा है, स्पूटम है, तो ऐसे में उसके पीछे कौन-कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ड्राई कफ की, जिसमें कोई स्पूटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उसमें नंबर 1 कॉज़ आ जाता है फेरेंजाइटिस का। फेरेंजाइटिस सिंपली होता है फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन, और इसमें सोर थ्रोट होती है। पेशेंट को ड्राई कफ होगी, परसिस्टेंट कफ होगी, प्लस पेशेंट को कंप्लेन होगी इरिटेशन ऑफ थ्रोट की, और जिसे हम सोर थ्रोट कहते हैं। ये इसके बहुत कॉमन और कह लें कि जो एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं फेरेंजाइटिस के, वो ये होते हैं कि सोर थ्रोट होगा पेशेंट को, इरिटेशन ऑफ थ्रोट होगी, साथ ही साथ ड्राई कफ होगी लेकिन परसिस्टेंट कफ होगी। तो ये हमारा जा सकता है फेरेंजाइटिस की तरफ माइंड। तो इसके ये आपने माइंड में रखना है कि फेरेंजाइटिस के केस में ड्राई कफ होती है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लेरिंजाइटिस का। लेरिंजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लेरिंजाइटिस की अगर इन्फ्लेमेशन होगी, तो सिंपली जहाँ से जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जब वो ही इन्फ्लेम्ड कर जाएगा, तो हमारी जो वॉइस है उसकी वो क्वालिटी, वो पिच नहीं रहेगी। अब उस वॉइस में हॉर्सनेस पैदा होगी। तो ये एक बहुत ही कॉमन एसोसिएटेड फीचर है लेरिंजाइटिस का, कि इसमें पेशेंट को उसकी जो वॉइस होगी वो हॉर्सनेस वाली वॉइस होगी, प्लस उसको ड्राई कफ होगी, और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट की। इसमें एक्चुअली वो जो कहते हैं ना बार्किंग कफ, वो वाली कंडीशन होती है, और इसमें साथ-साथ पेशेंट को चेस्ट पेन भी होती है इन केस ऑफ लेरिंजाइटिस। उसके अलावा एक और टर्म है लेरिंजियल पैरालिसिस। लेरिंजियल जो पैरालिसिस होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, जो वॉइस मसल्स होते हैं लेरिंग्स के अंदर
अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो अपना नॉर्मल उसका फंक्शन होता है वो परफॉर्म नहीं हो रहा होता। और ये क्यों होती है? जब वहाँ की जो हमारे वॉइस बॉक्स की जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में पैरालिसिस हो जाता है वोकल कॉर्ड मसल्स का। इसे हम सिंपली वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पेशेंट को बोलने में और सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। इसके जो प्लस सिम्पटम्स हैं वो ये है कि इसमें प्रोलॉन्ग्ड कफ होती है, लो पिच्ड कफ होती है और विदाउट एक्सप्लोसिव क्वालिटी ऑफ नॉर्मल कफ। और इसे हम इस टाइप के कफ को हम बोवाइन कफ भी कहते हैं। प्लस इसमें भी होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है एज अ एसोसिएटेड फीचर। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे हम फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को ड्राई कफ होती है जिसमें स्पूटम प्रोड्यूस नहीं होता। इस कंडीशन को हम सिंपली ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसे हम ये भी कहते हैं। और ये एक ऐसी डिजीज है जिसका जो कॉज है वो अभी तक अननोन है। इसके ऊपर कंप्लीट अभी तक रिसर्च नहीं हुई कि इसका मेन कॉज क्या है। और ये लंग्स का जो गैस एक्सचेंजिंग पोर्शन होता है ये उसको इन्वॉल्व करता है, मतलब जो एल्वियोलाई होती हैं लंग्स के अंदर ये उसको इन्वॉल्व करता है ये इन्फेक्शन, और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को ड्राई कफ होती है और इस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं। उसके अलावा एक और ड्रग है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सिंपली वेन्स और आर्टरीज को रिलैक्स करती हैं, बीपी को रिड्यूस करती हैं और जो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम करती हैं। मोस्टली ये जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको ये यूज़ करवाई जाती हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं अगर इनका प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाता है तो इसके साथ-साथ पेशेंट को परसिस्टेंट ड्राई कफ और इरिटेटिंग कफ शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसकी डिसकंटिन्यूएशन होती है, मतलब जब इसको स्टॉप किया जाता है ड्रग को, तो उसी के साथ-साथ पेशेंट के जो कफ रिलेटेड सिम्पटम्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको 5 कॉजेज़ बताए हैं, फेरेंजाइटिस, लेरेंजियल पैरालिसिस, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस और ये जो मैंने आपको ड्रग बताई है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये 5 के 5 कॉजेज़ जो हैं ये एसोसिएटेड हैं विद ड्राई कफ। अच्छा, अब एक और कंडीशन आती है जिसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप उसकी हिस्ट्री लें तो स्टार्टिंग में आपको पता चलता है कि इसको ड्राई कफ थी, पहले ड्राई वाली कफ थी, अब उसकी प्रोडक्टिव कफ हो गई है लेटर ऑन। तो इसके पीछे कौन-कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं? तो नंबर 1 आ जाता है हमारे पास ट्रेकियाइटिस। ट्रेकियाइटिस सिंपली कहते हैं हमारी जो ट्रेकिया है, उसकी इन्फ्लेमेशन को, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और जब ट्रेकियाइटिस होता है तो इसमें इनिशियली कफ ड्राई होती है, हार्श होती है और इसमें रेट्रोस्टर्नल पेन होती है, मतलब स्टर्नम के नीचे पेशेंट को पेन होती है उसके इनिशियल सिम्पटम्स में। लेकिन जैसे-जैसे वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता टाइमली, तो जब वो क्रॉनिक हो जाती है तो ऐसे में जो कफ है पेशेंट की, ट्रेकियाइटिस के पेशेंट की, वो प्रोडक्टिव हो जाती है और जो उसकी कंडीशन होती है वो पेनलेस हो जाती है। मतलब वो जो रेट्रोस्टर्नल पेन हो रही थी पहले इनिशियली, अब वो पेशेंट को पेन खत्म हो अस्सलाम जाती है, वालेकुम। क्रॉनिक सिम्पटम्स। उसके अलावा सेकंड और कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रेकिया। अगर ट्रेकिया की किसी तरह से किसी भी रीज़न की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसे में भी इनिशियली ड्राई कफ होगी और बाद में लेटर ऑन प्रोडक्टिव कफ हो जाती है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसमें बेसिकली जो ट्रेकिया का ल्यूमेन है या तो वो नैरो हो जाएगा, मतलब कोई इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है वहाँ पे, या कोई स्टीनोसिस हो सकती है या कोई भी एक्सटर्नल कंप्रेशन भी हो सकती है। ऐसे में मतलब अगर कोई ट्रेकिया के अंदर ट्यूमर बन गया है तो वो इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा, या फिर एओर्टा की एन्यूरिज्म भी हो सकती है जो कि एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाता है, या सिंपली स्टीनोसिस भी हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी भी अंदर स्टक हो सकती है जो कि वजह बनती है इस ट्रेकिया की ऑब्स्ट्रक्शन की। तो ऐसे में भी पेशेंट को जो स्टार्टिंग सिम्पटम्स होंगे वो ड्राई कफ के इनिशियली होंगे और लेटर ऑन वो प्रोडक्टिव कफ हो जाएगी पेशेंट की। और ऐसे में जब आप ऑस्कल्टेशन करते हैं, मतलब स्टेथ लगा के जब पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, तो वैसे में आपको पेशेंट की जो साउंड मिलेगी वो स्ट्राइडर साउंड्स होती हैं, वो ऑडिबल होती हैं ऐसे में।
स्ट्राइडर साउंड्स और जो रोनकी साउंड्स होती हैं ये लंग्स से रिलेटेड एबनॉर्मल साउंड्स हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अगर यूट्यूब पे जाएं या गूगल पे आप इन वॉइसेस को सर्च करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप खुद से उन साउंड्स को सुनेंगे कि अस्कल्टेशन में किस तरह की साउंड्स हमें सुनने में आती हैं। तो ये जो स्ट्राइडर साउंड है ना, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको इस तरह से लगेगा जैसे कुर्सी, एक चेयर जो है सिंपली उसको कोई बंदा घसीट रहा हो ट्रू एंड फ्रो मोशन में जमीन के ऊपर। कुछ इस टाइप की रेजिस्टेंस वाली कह लें कि एक वो होती है जो कि इस चीज की इंडिकेशन है कि कोई ना कोई अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके अलावा एक और इससे एसोसिएटेड जो कि इनिशियली ड्राई होगी कफ और लेटर ऑन प्रोडक्टिव होगी, इसी से रिलेटेड एक और कॉज भी हो सकता है पेशेंट को, और वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। जी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है उसको भी सिंपली यही वाली कंडीशंस ही होती हैं कि स्टार्टिंग में तो उसको ड्राई वाली कफ स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्टिव हो जाती है। और वो प्रोडक्ट इसे हम सिंपली, जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ना, इसे हम सिंपली चस्ट कोल्ड भी कहते हैं। और इसमें जो हमारे लंग्स के एयरवेज हैं वो स्वेल कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो म्यूकस है वो उसकी अकोम्युलेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर ही। और बेसिकली यही जो हमारी लंग्स के अंदर म्यूकस की प्रेजेंस होती है, अकोम्युलेशन होती है, यही वजह बनती है खांसी की। तो इसके जो स्टार्टिंग में तो अभी वो म्यूकस जो है वो बन रहा है, ठीक है, अभी उसकी इतनी अकोम्युलेशन नहीं हुई लंग्स में कि वो जो है प्रोडक्टिव कफ को प्रोड्यूस करे, तो इसलिए स्टार्टिंग में तो पेशेंट की ड्राई कफ होती है, बट लेटर ऑन प्रोडक्टिव कफ में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा ब्रोंकियल एस्थमा बहुत ही कॉमन इसमें सिम्टम आ जाता है कफ का। एस्थमा वाले पेशेंट में बहुत ही कॉमन और प्रोमिनेंट फीचर जो होता है एस्थमा के पेशेंट का वो कफ ही होती है। तो ऐसे में भी स्टार्टिंग में इन इन पेशेंट्स को ड्राई होती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्टिव हो जाती है। और उसके अलावा नमूनिया के केस से आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे इन पेशेंट से। तो ये इसमें भी इनिशियली कफ जो होगी वो ड्राई होगी और बाद में वो प्रोडक्टिव हो जाती है। इसमें जो स्पूटम है वो पुरुलेंट होता है, मतलब उसका जो कलर होगा वो येलोइश या ग्रीनिश टाइप होगा। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर टीबी है तो उसमें भी क्योंकि टीबी भी एक बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन की एग्जांपल है बेस्ट। तो उसमें भी क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो पेशेंट को कफ ड्राई होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुरुलेंट स्पूटम और प्रोडक्टिव कफ होती है इसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में। उसके अलावा लंग एब्सेस में भी सेम यही कंडीशन होती है। और अगर कोई कार्सिनोमा है, मतलब जैसे कि ब्रोंकियल कार्सिनोमा वगैरह, तो इन केसेस में भी सेम यही फीचर्स होते हैं। तो मतलब अगर एक पेशेंट की आप डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और आपको उसमें पता चलता है कि पेशेंट की स्टार्टिंग में तो ड्राई कफ थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्टिव की तरफ आ गया है, तो आपके माइंड में ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं, ये कॉजेज जो हैं वो होने चाहिए कि पेशेंट को ट्रेकियाइटिस भी हो सकता है, कोई ना कोई ट्रेकिया की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकियल एस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग एब्सेस या फिर ब्रोंकियल कार्सिनोमा वगैरह, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब एक पेशेंट है वो आपके पास आता है डायरेक्ट एक प्रोडक्टिव कफ के साथ कि उसको हिस्ट्री में भी स्टार्टिंग से स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोडक्टिव कफ है। तो उसके फीचर्स में कॉजेज में सॉरी क्या क्या आ सकता है, एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें हो सकता है। और इसमें जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें पेशेंट को जो कफ अकर होती है वो बाउट्स की शक्ल में होती है, प्रोडक्टिव कफ होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट रात के टाइम बेड की तरफ जाएगा, मतलब जब वो लेटेगा, एक तो उस टाइम उसकी कफ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, मतलब उसके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं। और उसके अलावा जब वो सुबह उठता है मॉर्निंग टाइम में, तो उस दौरान भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग होती है इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और जो स्पूटम होता है वो म्यूकोइड होता है या म्यूकोपुरुलेंट भी हो सकता है, जो कि डिसिप्निया और वीजिंग के साथ एसोसिएटेड होता है इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है वेयर द एयरवेज ऑफ द लंग्स बिकम वाइडेंड
leading to a buildup of excess mucus that can make the lungs more vulnerable to infection. इसमें क्या होता है कि आपके जो एयरवेज हैं लंग से, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो वाइड कर जाती हैं, फैल जाती हैं वो एयरवेज, और उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस अंदर अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। याद रहे, आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि अब वो जो एरिया है वो फेवरेट है इन बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके अलावा सिंपली पेशेंट को एक्यूट पल्मोनरी अगर एडिमा है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह वाली कंडीशन है, तो ऐसे में भी पेशेंट को स्टार्टिंग से ही प्रोडक्टिव कफ होगी। और उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं गर्ट, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें भी पेशेंट को कफिंग हो सकती है। इसमें जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं, इनको ये रात के टाइम ये मसला होता है, क्योंकि जब रात को वो लेटते हैं तो जब गैस्ट्रिक कंटेंट्स की एस्पायरेशन होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को कफ हो सकती है। तो इसका भी हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाजमी बनाना होता है एस्थमा और निमोनिया के साथ कंपेयर करके। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको ओवरऑल बताई हैं कि जो कफ की कॉज बन सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके भी आपको मैंने बता दिया कि अगर ड्राई कफ है तो पीछे कौन सा कॉज हो सकता है, इनिशियली ड्राई है एंड लेटर ऑन प्रोडक्टिव कफ है तब कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, और अगर स्टार्टिंग से ही प्रोडक्टिव कफ है तो उसके बिहाइंड कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। आपके पास पेशेंट जब भी आए, आप उसकी डिटेल हिस्ट्री लें। याद रहे, आपका हमेशा डायग्नोसिस जो होगा, जितनी आप अच्छी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका डायग्नोसिस होगा। प्लस आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी डिजीज़ है उससे रिलेटेड आपके पास कंप्लीट एक नॉलेज हो। उसके बाद क्या होता है कि हमने हिस्ट्री लेके तो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस अपना बना लेना होता है, जिसमें आपकी वो एग्जामिनेशन और वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं हमारी लैब की और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वो कंफर्मेशन के लिए होती हैं कि आया जो हमने अपना डायग्नोसिस बनाया है वो 100% करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमने फिर आगे पेशेंट को मेडिसिन देनी होती हैं। तो इसलिए डिटेल हिस्ट्री लेना जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट और फर्स्ट इनिशियल हमारा स्टेप होता है टुवर्ड्स परफेक्ट डायग्नोसिस। इसमें आपने पेशेंट का लाजमी ख्याल रखें कि जब एक पेशेंट कफ के साथ आ रहा है तो देखें कि पेशेंट की ड्राई कफ है या प्रोडक्टिव कफ है, और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। देखें कि अगर तो लेस देन 3 वीक की हिस्ट्री है तो वो फिर एक्यूट है। तो अगर एक्यूट कफ है तो उसमें कोई ना कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को नमूनिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, या सिंपली एक हार्ट फेलियर भी हो सकता है इसके पीछे। तो आपके माइंड में ये सारी कॉजेज होनी चाहिए। और अगर ड्यूरेशन 3 वीक से अबव चला गया है और पेशेंट अभी भी क्योर नहीं हो रहा, इट मीन्स कि पेशेंट अब उसकी जो कफ है वो अब क्रोनिक हो चुकी है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि अब इसको जो एक्यूट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप अपने माइंड से एक्सक्लूड आउट कर दें, और फिर देखें कि इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, या फिर ब्रोंकियल एस्थमा या ब्रोंकियल कार्सिनोमा, या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या सिंपली जो देखा गया है बहुत ज़्यादा कि जिनकी क्रोनिक कफ होती है, ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई बहुत जो कह लें कि ख़तरनाक किस्म की बीमारियां ही हों पीछे। एक सिंपली एक देखी गई ये चीज़ जिसे हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, जिसे हम आम ज़ुबान में केरा गिरना भी कहते हैं। तो ये आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे तीसरे बंदे को इस बलगम का मसला है, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग का। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा वजह बनती है क्रोनिक कफ की। तो ये आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप अपने पेशेंट का ठीक से डायग्नोसिस कर सकें। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें आप जो आपको कॉज लग रहा है उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। बेशक वो लैब हो या रेडियोलॉजिकल हो, ठीक है। लैब में आप स्पूटम अगर तो प्रोडक्टिव है तो उसमें आप स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं, वो उसका एनालिसिस करवा सकते हैं सिंपली। या फिर रेडियोलॉजिकल में आप सिंपली जो हमारी नॉन इन्वेसिव से स्टार्ट होते हैं, हम आप एक्सरेज कर सकते हैं, पेशेंट के करवा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के तमाम ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आप करवा सकते हैं अपने पेशेंट की। और उसके अलावा जो मेडिकेशंस होती हैं, इट शुड ऑलवेज कॉज डायरेक्टेड। जो आपने कॉज आइडेंटिफाई करना है
उसी ही के अगेंस्ट वो आपकी मेडिसिन जाएगी। जो पेशेंट का कॉज होगा, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो जो पेशेंट की जो अलामात हैं, जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो भी क्योर नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्टली साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ेंगे, मतलब एक पेशेंट को कफ है, आपने उसको जस्ट कफ के लिए एक सिंपल एक सिरप बना के दे दिया, उसके कॉज को आपने जाना ही नहीं, पीछे हिस्ट्री ही नहीं लेना चाहिए आपने कि उसको आया ये क्यों कफ है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसके सिम्टम्स तो थोड़ी टाइम के लिए इम्प्रूव हो जाएंगे जब तक वो आपकी मेडिसिन लेगा, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ेगा अगेन वो उन्हीं सिम्टम्स में आ जाएगा, तो आपकी उन मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो मेडिकेशन है वो तब ही काम करेगी जब आप सिम्टम्स की बजाय आप उसके कॉज को पकड़ें। ठीक है, सिम्टमेटिकली भी आप उसको रिलीफ दे सकते हैं थ्रू मेडिसिन, लेकिन जो आपकी मेन जो ट्रीटमेंट है, मेन जो टारगेट होना चाहिए, वो आपका हमेशा कॉज होना चाहिए, जो आपने फाइंड करना है थ्रू द पेशेंट्स हिस्ट्री और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन और जो भी आपने अपना प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया है उसके अकॉर्डिंग। सो हेयर आई स्टॉप, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Thank you so much, Dr. Alam Afroz Aruj Khan, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for all listeners. And you have explained very well about this important topic. And thank you so much, Dr. Muhammad